मैं ज्योत्सना तिवारी एक कहानी, विस्तृत कहानी लेकर आई हूँ। वो कहानी एक काल्पनिक है। ये कहानी किसी के दिल को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं है। तो आइए मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। मैं आज से पहले 70 साल पीछे लेकर चल रही हूँ, जिस समय जमींदारी प्रथा चलती थी। तो उस समय किसान के दादा परदादा जमींदारी संभालते थे। जब वो किसान छोटा था तब की ये बात है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तब से जमींदारी प्रथा समाप्त हो जाती है। लेकिन किसान के दिल में वो रोब और शान शौकत नहीं जाता है, वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहता है। तो आइए मैं आप लोगों को कहानी से रूबरू करा रही हूँ। आज भी वो दृश्य मेरे कलेजे को कपा देती है, जो सोचकर ही रूह कांप जाए। ये बात आज की नहीं, पुराने वर्षों की है, जो मेरे कलेजे को कपा देती है। हमारे गांव में एक क्रूर जमींदार का लड़का रहता था। उसके 4 बेटे थे, एक लड़की भी थी। उसका स्वभाव, किसान का स्वभाव बिल्कुल क्रूर अपने बच्चों के साथ था। व्यवहार उसका रूखा था, हमेशा कुत्तों की तरह डांटता, फटकारता और मारता था। उसके लड़के संस्कारी और अच्छे गुण वाले थे, जैसा बोलता वैसे ही करते। अभी बोल देता कि रात को ठंडी में खड़े रहो तो वो खड़े मिलते। अगर कहना नहीं मानते तो बुरी तरह जानवरों की तरह पीटता, मारता और फटकारता। अपनी औरत के साथ भी दुर्व्यवहार करता था। उसको और अगल बगल के लोग यही जानते थे कि ये बहुत ही अच्छा आदमी है, पर उसका कहर उसके घर वाले ही जानते थे। वो अभिमानी, क्रूर, घमंडी प्रवृत्ति का इंसान था। उसके बेटे का नाम, एक का कृष्ण मोहन था, छोटे वाले का चंद्रमोहन, और बीच वाले बेटे का नाम था विजय, और सबसे छोटा लड़का था, उसका था नाम लालू। और एक लड़की थी, उसका नाम था रत्ना। जमींदार तो वैसे देखने में जमींदार की तरह नहीं लगता था। उसकी कद काठी बिल्कुल ही अलग थी, प्रकार की बनी थी, जैसे देखने में बिल्कुल डरावना, लाल लाल आंखें, काला शरीर, देखकर आदमी डर जाए। लेकिन उसका दबदबा पूरे परिवार में था। पूरे परिवार में ही क्या, उसके गांव में भी था, क्योंकि वो जमींदार का बेटा जो था, पूरे गांव उसका पूरा सहयोग करते थे, और वो भी गांव में सहयोग करता था एक दूसरे का। गांव में किसी की लड़की की शादी में आगे आगे रहता, लेन देन करता था, उसकी विदाई करवाता, और गांव में पूरा उसको इज्जत की दृष्टि से देखते थे। जब जमींदार की शादी, आइए मैं जमींदार की नौजवान जब होता है वो जमींदार, तो उसकी शादी होती है, तो मैं कुछ पीछे लेकर चलती हूँ। जब उसकी शादी होती है तब उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर होती है। उसकी पत्नी का नाम रूपा होता है। वो सुशील और अपने पति के आज्ञा को मानने वाली होती है। उसके घर में एक बूढ़ी सास होती है, जिसका कुछ हालत ठीक नहीं होता है। ससुर जी तो थे नहीं, स्वर्गवास कर गए होते हैं। उसकी ननद 4 होती हैं। एक का नाम होता है चंपा, दूसरे का नाम चमेली, तीसरे का नाम पुष्पा, और चौथे वाली का नाम चिंता। तो रूपा की शादी बहुत बड़े घराने में हो रही थी। उसके माँ बाप जी बड़े खुश थे। मेरी बेटी की शादी बहुत ही बड़े जमींदार के साथ हो रही है। रूपा भी मन में बहुत खुश थी, क्योंकि वो बड़े घराने की बहू जो बनकर आने वाली थी। वह दुखी थी, क्योंकि माँ बाबूजी का अब साथ छूट जाएगा। अब तो लोग हमसे दूर हो जाएंगे। रूपा अपनी छोटी बहन से बोलती है, देख भगवती, मेरी शादी बाबूजी इतना जल्दी क्यों कर रहे हैं? हम उन पर बोझ हो गए हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। भगवती बोलती है, नहीं रे पगली, बाबूजी को तुम्हारी चिंता है, तभी तो तुम्हारी शादी इतने अच्छे घराने में कर रहे हैं, तुम्हारे लिए राजकुमार खोजे हैं। तुम आज के बाद ये शब्द अपने जुबान पर मत लाना, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ लेना। रूपा बोलती है, बुरा मान गई क्या मेरी बहन? कोई बात नहीं, हम तो ऐसे ही कह रहे थे, छोड़ो, जाने दो। अब हम दूसरी बात करते हैं। इधर शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। घर में टेबल, कुर्सी, मेज बनवाई जाती है। घर में मेहमानों के लिए चारपाई की व्यवस्था की जाती है। कहीं चारपाई की डोर ढीली तो नहीं, बारात रुकने की जगह अच्छी तो है, कहीं किसी को बुरा तो नहीं लग जाएगा। व्यवस्था, ऐसा कहते हुए तैयारियों में लग जाते हैं बाबूजी। जैसे तैसे समय कट रहा था, वो भी दिन आ जाता है। बारात भी क्या सज के आते हैं, आसमानों में आतिशबाजियां करते हुए, पटाखे छोड़ते हुए।
मानो सच में राजा की बारात निकल कर आई हो। द्वार पूजा लगती है, पाँव पुजाई होती है, फिर शादी हो जाती है। शादी के बाद विदाई होती है। माँ बाबूजी के गले मिलकर रूपा खूब रोती है। बाबूजी अपनी बेटी को समझाते हुए कहते हैं, जाओ बेटी, तुम तो मेरी सिर की ताज हो, इसे कभी झुकने नहीं देना, हमेशा चंदा मामा की तरह चमकना मेरी बेटी। एक तुम ही तो हो जिससे मैं उम्मीद रखता हूँ। कहते हुए विदा कर देते हैं। बाबूजी अपनी बेटी को अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल में आती है तो देखती है कि सबसे बड़ी ननद चंपा उसकी बड़ी खातिरदारी करने में लगी हुई है। तब तो रूपा बहुत खुश होती है और अपने मन ही मन सोचने लगती है कि ये मेरी ननद कितनी अच्छी हैं, और आकर थोड़ा पास अपनी ननद से बोलती भी है, दीदी आप तो बहुत अच्छी हो, आप कितना ख्याल रखती हो। तो उसकी ननद चंपा मुस्कुराते हुए अपने कामों में लग जाती है। थोड़ी देर के बाद चमेली आती है और अपनी बड़ी बहन को कहती है, ये क्या कर रही हो दीदी, रूपा कर लेगी ना अपने आप, अब संभाल लेगी, आ गई है, आप हम लोगों को करने की ज़रूरत थी क्या है। चमेली ने तो अपने व्यवहार का परिचय दे दिया। पुष्पा को सुबह जाना था अपने ससुराल। अब सामानों की पैकिंग कर रही थी, तभी उसकी माँ आ जाती है। पुष्पा रूपा को कुछ खिलाया नहीं, अभी तक ऐसे ही है, कुछ खाया नहीं अभी। तभी पुष्पा बोल पड़ती है, हाँ तुमको बड़ी चिंता है तो जाओ खाना निकाल कर दे दो। पुष्पा की रूखापन भरी आवाज़ सुनकर सोच में पड़ जाती है। रूपा ये क्या कह रही हैं। रूपा सोच रही है, ये क्या हो रहा है, ये क्यों ऐसे बात कर रही हैं सब, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। थोड़ी देर के बाद शांत हो जाती है रूपा, क्योंकि उसकी सासू माँ का कुछ हालत ठीक नहीं लग रहा था, दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं था, इसीलिए शायद दीदी ऐसे ही बोली होंगी। छोड़ो कोई बात नहीं। फिर अपने हाथों की चूड़ियाँ उतारती है, फिर अपने गहने को संभाल कर रख देती है और उसके बाद आराम करने लगती है। रूपा नींद में सो जाती है। तभी बहुत ज़ोर से आहट आती है। वह आवाज़ जमींदार के जूतों की ही होती है। अपने पैरों से धम धम की आवाज़ करते हुए आगे बढ़ता है तो रूपा की आंखें खुल जाती है। अपने बिस्तर पर ही उठकर बैठ जाती है। वो सामने आकर खड़ा हो जाता है और फिर जमींदार बोल पड़ता है, ये देखो भाई, ये समय है सोने का, इतने समय में भला कौन सोता है, क्या बताओ पुष्पा। पुष्पा भी बोल पड़ती है, हाँ भाई ठीक कह रहे हो। भाई की तरफदारी करते हुए पुष्पा बोलती है। रूपा मन ही मन रोने लगती है। रूपा के पांव तले जमीन खिसक जाती है। हमसे कोई गलती हो गई है तो माफ़ कर दीजिएगा, हमको मालूम नहीं था यहाँ का रिवाज। जमींदार जवाब में बोलता है, यहाँ आई हो रिवाज बताने, जो भी हम काम करना होगा तो पुष्पा से पूछ कर करना। चंपा चमेली किसी से भी पूछ कर काम करना। ठीक है, मैं चलता हूँ। ऐसे कहते हुए जमींदार वहाँ से चला जाता है। रूपा मन ही मन रोने लगती है। रूपा को ऐसा लग रहा था मानो मनुष्य की समाज से उठाकर जानवरों के बीच जंगल में छोड़ दिया गया हो। रूपा के बाबूजी ने रूपा को बहुत समझाया था, लेकिन अब रूपा बहुत दुखी थी और अपने बाबूजी से बात करना चाहती थी और अपना मन हल्का करना चाहती। अपने बाबूजी के घर में वही सबसे बड़ी बेटी थी और एक छोटी बहन थी और एक भाई भी था, वो सबसे छोटा था। लड़ती, अपना मन की भी बातें करती, प्यार भी था, कितना अच्छा था, अपना मन हल्का कर लेती थी। और इधर ससुराल में आकर तुरंत रूपा को चूल्हा चौका सौंप दिया गया। बेचारी सारा काम करती, नौकरों के लिए खाना बनाना, बरसात के समय में जब खेतों में रोपनी होती थी तब नौकरानियों के लिए चाय नाश्ते का प्रबंध करना। रूपा की ननद विधवा थी जो अपने ससुराल में कम जाती थी। उसको एक लड़का था जो रूपा के ही जिम्मा रहता था। उसको रूपा रोज नहलाती, दूध पिलाती, खिलाती। लड़का बहुत ही जिद्दी किस्म का था। रूपा जब चिंता से
के लड़के को नहलाती तो वो नाखून मारता, उसको नोचता खसोटता। रूपा जब खाना खिलाती और दूध का गिलास देती तो इस गिलास के दूध को पीछे फेंक देता और रूपा से आकर रोटी मांग कर खाता और अपनी माँ से कहता कि माँ, मुझे मामी ने बासी रोटी खिलाया। चिंता धीरे धीरे रूपा से लड़ने लगी थी। वैसे तो रूपा उससे जवाब सवाल नहीं करती थी, क्योंकि रूपा से चिंता काफ़ी बड़ी थी। इसी बात की वजह से वो कम बोलती। तो दोस्तों, ये कहानी बहुत लंबी हो जाएगी, तो मिलते हैं पार्ट 2 में। तब तक के लिए